NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको यस्तोले प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल बार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा सपोर्टेड बाइ युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ युनिराइज होम अप्लायन्सेस बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हट्टी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ अब उहाँको तेस्रो कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला आज हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपालको राजनीतिमा त्यति धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ आज नेपालमा दिनभरि के भयो र संसदमा बजेटमाथि छलफल हुँदा हंगामा भएको छ र गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा यतिखेर व्यापक रूपमा बहस सुरु छ नेपालमा पनि कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन भारतमा पनि कुनै पार्टीले बहुमत ल्याएन नेपालमा पनि संयुक्त सरकार भारतमा पनि संयुक्त सरकार अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउन कसरी सहयोग गर्नु र अथवा नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतको अब साँच्चै सहयोग र समर्थन प्राप्त होला त भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यतिखेर यहाँ गर्मी बढेको छ भारतमा राजनीति पनि तातेको छ र भारतमा प्रधानमन्त्रीको कमलमा धेरैको नाम आएको छ र भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा अब सरकार बन्ने नरेन्द्र मोदी फेरि प्रधानमन्त्री हुने भनेर भारतीय जनता पार्टीले भनिरहँदाखेरि राजनाथ सिंहको पनि चर्चा भएको छ र अन्य पार्टीका नेताहरूको नीतिश कुमारको बारेमा चर्चा भएको छ र चन्द्रबाबु नाइडूको बारेमा पनि चर्चा भएको छ राहुल गान्धीको बारेमा पनि चर्चा भएको छ अब को बन्ला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो बिचमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता विजय जोली जी आपको मैं कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद अभी जो आपका एक आकलन था घोषणा था चुनाव के समय में मोदी ने बोला था देश का कितना 400 पार 400 तो नहीं आया देखिए बीजेपी हार गए भारत के अंदर तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनने जा रही है क्योंकि सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता कर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में गठबंधन किया था उन सब के चलते झूठे प्रचार के चलते नेतृत्व के बिना इंडिया अलायंस हार गया और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जीत गया और ये 400 पार से कम नहीं है पार तो नहीं किया ये 400 पार से कम नहीं है बीजेपी ने तो चुनाव हारा बहुमत भी नहीं है आपके पार्टी का भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर भारत का लोकसभा का चुनाव जीता था जैसे नेपाल के अंदर आपके प्रधानमंत्री और पार्टियों के बहुमत से प्रधानमंत्री है जी और भारत के अंदर उनके साथ 5 पार्टी 6 पार्टी 7 पार्टी है
तो हमारे साथ भी बहुत सी अनेकों पार्टियां हैं। इसलिए हम भी भारत के अंदर तीसरी बार 1960 के दशक के बाद पहली बार पंडित नेहरू की सरकार के बाद तीसरी बार अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हारी है। विजय जोड़ी जी, अभी आपके पार्टी बहुमत नहीं है, आपका पार्टी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बता दीजिए नेपाली जनता को, भारतीय जनता को। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा और जीता और 272 के आंकड़े से ज्यादा 300 के करीब हमारी संसद में सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, इंडिया अलायंस राहुल गांधी के नेतृत्व में हारा है। और जिस प्रकार के उन्होंने भ्रमक का नैरेटिव छोड़े थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और भारत और नेपाल के रिश्तों को और दुनिया के विकास के लिए, दुनिया की शांति के लिए और जोर तरीके से काम करेंगे। गठबंधन में नरेंद्र मोदी के नाम में सर्वसम्मति होगा, विवाद नहीं होगा। विवाद आपकी खोपड़ी में है, विवाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में नहीं है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। 101% आप लिख लीजिए और नेपाल की जनता को आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत विकास की राह पर है, भारत शांति की राह पर है, भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहता है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उभर के आया है। कोरोना पेंडेमिक के समय दुनिया के 99 देशों को कोरोना के टीके भारत ने मुफ्त सप्लाई किए थे। भारत के अंदर जो चहुमुखी विकास हुआ है, हर दिन 37 किलोमीटर भारत के हाईवेज का, भारत के रोडवेज का, भारत के वाटरवेज का जो निर्माण भारत के अंदर जो विकास की आंधी चली है, उस आंधी के नाते तीसरी बार, अब की बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, जो आपने बताया मुझे नेपाली जनता ने कहा है कि मोदी साहब का जितना क्रेज है, नेशनली डायनेमिक लीडर है, क्या क्या होगा और कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक बार नेपाल की यात्रा करी। नेपाल के प्रधानमंत्री से, नेपाल के राजनीतिक पृष्ठभूमि के सहयोगियों से मिलकर, अनुदान के माध्यम से और बाकी क्षेत्रों के अंदर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो अस्पताल काठमांडू में बना है उसको बनवाने के लिए भारत के सहयोग की बात हो, नेपाल की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार का सहयोग नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार नेपाल की सरकार को दे सकते थे, हमने पूर्व के अंदर दिया है। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस दोस्ती के हाथ को और मजबूत कर नेपाल में रोजगार के साधनों का सृजन हो, नेपाल के अंदर नेपाल के लड़के और लड़कियां उनको अच्छे शिक्षा के अवसर मिल सके, उसके लिए नेपाल की सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बराबरी के लेवल के ऊपर, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है,
नेपाल की हम बहुत सम्मान करते हैं और नेपालियों को अपना बराबरी का भाई मानते हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर इस क्षेत्र का विकास हो, सार्क का विकास हो, नेपाल का विकास हो। अगर नेपाल अशांत रहता है तो भारत भी अशांत महसूस होता है। अभी आप बता दीजिए आप नेपाली जनता से, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक राष्ट्र के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनका क्या इससे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार कहा है और डॉक्टर विजय जॉली ने भी बार बार कहा है, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन नेपाल हिंदू राष्ट्र बने या सेकुलर राष्ट्र रहे, ये भारत ने तय नहीं करना है, ये नेपाल की जनता ने तय करना है। नेपाल की जनता जो भी तय करेगी हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन डॉक्टर विजय जॉली एक हिंदू है और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एक हिंदू है, इसीलिए उन्होंने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की थी और इस बार चुनाव में जाने से पूर्व जिस प्रकार से हिंदुओं के सभी तीर्थ क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया, प्रार्थना करी, अर्चना करी, वो इस बात को दर्शाता है कि हिंदू रीति में, हिंदू सभ्यता में, हिंदू फिलॉसफी में न केवल नरेंद्र मोदी जी का अपितु हम सबका विश्वास है। लेकिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, उनका एजेंडा में नहीं रहेगा, नेपाल सेकुलर राष्ट्र ही रहेगा। नेपाल क्या रहेगा या क्या नहीं रहेगा, हम नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करते हैं। ये नेपाल और नेपाल की जनता ने तय करना है उसको किस सड़क के ऊपर चलना है, उसको हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से ओतप्रोत होना है या 90 से ज्यादा प्रतिशत हिंदू मूल के लोग नेपाल में है, पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में है, वहां के लोगों ने हिंदू रीति, हिंदू संस्कृति और पद्धति का अनुकरण करना है, ये नेपाल की जनता ने तय करना है। हम भारतीय नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने के कभी भी पक्षधर नहीं है। रामजी में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय रामजी नरेंद्र मोदी इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने ना तो पहले कभी इंटरफियर किया है, ना अब किया है और ना आगे करेंगे। नेपाल की जनता के निर्णय का आदर करना न केवल आपकी सरकार का अपितु भारत सरकार का भी परम धर्म है और उस धर्म का हम पालना करेंगे और सम्मान करेंगे। नेपाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता जो विजन था, अभी तक नेपाल में जितना सपोर्ट कर रहा था, कारण क्या है? देखिए, भारत ने आउट ऑफ द वे जाकर नेपाल सरकार का और नेपाल सरकार के नेतृत्व के अंदर विभिन्न आयामों के अंदर नेपाल की सरकार का पूरा सहयोग किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे नेपाल तक ट्रेन लेके जाने की बात हो, चाहे नेपाल की सड़कों का निर्माण की बात हो, नेपाल के अंदर अच्छी शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने की बात हो। भारत ने हमेशा नेपाल को एक बराबरी के आधार के ऊपर उसके विकास के लिए तन से, मन से और धन से पूरा सहयोग और सपोर्ट किया। विजय जोड़ी जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन में कहा है कि अभी आगे बढ़ेगा, विश्व में विकास के लिए भी हम सहयोग करेंगे, नेपाल के लिए सहयोग करेंगे, बार-बार कहा है। लेकिन भारत को सबल और सक्षम राष्ट्र बनाने के लिए उनका एक संकल्प है। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर जो बन रहा है, मुझे क्या बता दीजिए आज नेपाली जनता, आप भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने, अभी भारतीय जनता पार्टी धर्म को एजेंडा अभी छोड़ेगा कि नहीं?
त्यागेगा कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म को चुनावी राजनीति का अंग नहीं बनाया है। अगर बनाया होता तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के 15 दिन के बाद भारत में हम चुनाव कराते और उसको चुनावी मुद्दा बनाते हैं। ये तो एक हमारी राम मंदिर का ये एक हमारी आस्था का प्रश्न रहा और मुझे बड़ी खुशी है नेपाल के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने मन के भावों को, अपनी सपोर्ट को अर्पित किया और उसके लिए हम सीता माता की जन्मस्थली नेपाल को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और नेपालियों को अपने दिल से लगाकर नमस्कार करते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए, अभी 2-4 प्रश्न है आपका। नेपाल से भी बहुत रिश्ता है, संबंध है, आप सब पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, नेपाल के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए आपने दिल्ली से, भारत से सहयोग भी किया। 2065-63 साल के जन आंदोलन में आज कभी भूमिका था। अभी नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है, प्रधानमंत्री है, प्रचंड जी का समर्थन रहेगा, उनको समर्थन करेंगे। जो नेपाल की आधिकारिक सरकार रहेगी अब प्रचंड जी की है, पहले शेर बहादुर देववा जी की थी, उससे पहले ओली जी की थी, उससे पहले कोराला जी की थी। हमने तो हर एक सरकार का समर्थन किया है क्योंकि हम भारतीय नेपाल को एक सूत्र में बंधा हुआ देखते हैं और जो रोटी बेटी के संबंध है वो हमें आपसे अलग नहीं संबंध है, लेकिन संबंध को तो दोनों देश मिलकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। नेपाल में अभी तक जितना विकास होना था वो नहीं था, इसलिए भारत ने जितना समर्थन करना था क्यों नहीं? भारत हमेशा समर्थन करता रहा, आपकी सरकारें बनती रही, टूटती रही। अपने राजनीतिक घटनाक्रम के नाते, एक दूसरे से वन अपमैनशिप करने के नाते कभी कोई अलायंस बनता है, एक साल में वो अलायंस टूट जाता है। भारत ने तो नेपाल का सहयोग किया। नेपाल में जो भी सरकार रहेगी वो नेपाल की जनता ने और नेपाल की राजनीतिक पार्टियों ने स्वयं उसका निर्णय करना है। लेकिन जिस प्रकार से नेपाल के अंदर पार्टियां मिलती हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं और फिर दोस्ती का हाथ छुड़ाकर अलग हो जाती है, ये मुख्य कारण है। इसलिए नेपाल और नेपाल की जनता को और नेपाल के राजनेताओं को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देखिए, नेपाल में शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, भल्लाल खनाल सबके सरकार को नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं? अभी क्या है आपका सोच? बता दीजिए। जिस सरकार को नेपाल की जनता ने चुना है, जिस सरकार के मुखिया को नेपाल के राष्ट्रपति ने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है, उस नेपाल की आधिकारिक सरकार का, जिसका आज प्रतिनिधित्व प्रचंड जी कर रहे हैं, भारत उस सरकार का समर्थन करती है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है, लेकिन प्रचंड भी तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल शुरू होता है। दोनों नेपाल और भारत में मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है अगर नेपाल और भारत मिलके काम करेगा, एकजुटता के साथ काम करेगा, तो दोनों देशों का विकास होगा। क्योंकि हम दोनों चाउमीन खाने वाले नहीं हैं, रोटी और तरकारी खाने वाले हैं, रोटी और बेटी के संबंध वाले हैं। नेपाल को हिमालय के पार से जो सहयोग नहीं मिल सकता, वो नेपाल को सहयोग भारत की तराई से,
नरेंद्र मोदी की अच्छाई से, नरेंद्र मोदी के प्यार और लगाव से, और दोनों देशों के अंदर भगवान शिव के पशुपतिनाथ के अटूट संबंधों से दोनों देश प्रगति के राह पर बढ़ चले। ये समझना आपको होगा, हम तो बहुत पहले समझ चुके। Our destiny lies with the people of Nepal. We consider Nepalis to be our equal brothers. हम नेपालियों को प्यार करते हैं, हम एडमायर करते हैं, और हम आपके देश में आने के बाद वहाँ की माटी को अपने माथे पर लगाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसलिए ऋषि धमाला का दिल्ली आना, और इस समय जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं डॉक्टर विजय जॉली, भारतीय जनता पार्टी का एक स्वयंसेवक, ग्लोबल भारत ब्रांड एम्बेसडर, जो हमेशा नेपाल के दुख दर्द का साथी बना है, और आशा देशों के संबंध और मजबूत होंगे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का काम। जैसे BRI सरकार नेपाल में आगे बढ़ना चाहती है। BRI भारतीय सरकार के दृष्टिकोण से ठीक है कि नहीं है नेपाल के विकास में। ये तो नेपाल की सरकार को उसका आकलन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी सुपर पावर मुल्क ने अनेक देशों में जाकर उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाया है, उसके प्रति सावधान भारत आपको नहीं करेगा। आपको आपके हितों के नाते स्वयं सावधान रहने की आवश्यकता है। BRI का स्वीकार करेगा, भारत विरोध नहीं करेगा। नेपाल में विकास के लिए चीन ने बटम लाइन बनाया है कि BRI आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे भारत अपने निर्णय अपने आप लेने के लिए स्वतंत्र है, वैसे ही नेपाल को अपने आंतरिक विकास के मुद्दों के ऊपर खुद कॉल लेनी पड़ेगी। हम उसके ऊपर कोई आपको डायरेक्टिव देने वाले नहीं बनते हैं, नहीं तो ये बोला जाएगा भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। और हमने शुरू में कह दिया, भारत ने ना तो पहले हस्तक्षेप किया अभी और भी ना हस्तक्षेप अब करेगा, नहीं करेगा। अब भी नहीं नेपाल करेगा। के आंतरिक मामले में भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल को समर्थन करेगा कि हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था फैलाने के आप समर्थन। आप अपने प्रश्नों को बार बार दोहराने की आदत बता दी। मैंने आपको आधिकारिक रूप से कह दिया, ये नेपाल की जनता, नेपाल के लोकतंत्र, नेपाल की संसद और नेपाल के राजनीतिज्ञों वो जो भी फैसला करेंगे, भारत उस फैसले का आदर करेगा और नेपाल को सशक्त करने के लिए पुरजोर तरीके से नेपाल का समर्थन करेगा, सिस्टम को समर्थन करेगा, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का समर्थन करेगा। भारत का बटम लाइन जो है विजय जोली जी वही है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मोदी साहब का वही है बटम लाइन। मोदी जी को तीसरी बार शपथ ले लेने दो, हम उसके बाद नेपाल भवन अब वो आएंगे या कब आएंगे ये उनकी व्यस्तता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्या है, किसी बार प्रधानमंत्री की बात फिर नेपाल भवन एक बार। धन्यवाद। और शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्र का सब राष्ट्र सरकार कार्यक्रम है बुलाने। लेकिन मैं उसके ऊपर आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन आपको तो साउथ पोलैंड में आपका मेरा संबंध तो आपके काठमांडू के अंदर भी है, मेरा तो अमेरिका के अंदर भी है, मेरा तो मॉरिशस के अंदर भी है, मेरा तो फ्रांस के अंदर भी है। मैं तो ये कहूँगा हम दुनिया के अंदर शांति रहे,
एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर हम विकास की राह पर बढ़े और दोनों देश सार्क के मजबूत स्तंभ के रूप में जय नेपाल जय भारत की अवधारणा को परिलक्षित करते हुए आगे बढ़े। गठबंधन सरकार चलाने के लिए मोदी साहब काबिल हैं, चलाना सकते गठबंधन। उनको शपथ ले लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बातों का जवाब बात करूँ। बीजेपी के हार के मुख्य कारण क्या है, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। हार का मुख्य कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सीटें कम या ज्यादा होती हैं, सीट कम होगा। हारते तब जब हम सत्ता से बाहर होते हैं। हम दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर आपकी खोपड़ी में नहीं आया तो 300 के सांसदों के साथ एनडीए के गठबंधन के साथ हम दोबारा से सरकार बना रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारमा छौँ र हामीले हेडक्वार्टरबाट आजको जनता जनसाउन्ड कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि यतिखेर भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खुसियाली मनाएका छन् र उनीहरूले भनेका छन् फेरि पनि मोदी नै प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक बने। अब मोदीको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अब नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला हामी लगातार प्रयास गर्नेछौँ र नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकार नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा अब तेस्रो पटक कस्तो किसिमको उपलब्धि होला त भन्ने बारेमा लगातार NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवनभरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल बार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान। टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाई युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस।